स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर से यो स्टॉक्स के साथ। मेरे साथ कविता लगातार बनी हुई है और हमारे साथ इस वक्त एक खास एक्सपर्ट के तौर पर राजेश भोसले साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा ऑप्शन की जो रणनीति हमारे एक्सपर्ट नीलेश जैन ने बताई थी, उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी। उस भूल सुधार के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। तो एशियन पेंट्स की जो 2600 की कॉल आपको खरीदनी थी, उसमें जो अधिकतम मुनाफा था वो 7300 तक का है और नुकसान 3500 का। यहां पर बाकी लेवल्स भी आप ध्यान रखिए। लक्ष्य 38, पहला, दूसरा 51। स्टॉप लॉस यहां पर 8 रुपए का आपको रखना है। 2600 की कॉल आपको 21 से 23 रुपए के प्रीमियम पर लेनी है। चलिए, इन सबके बीच में पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। संजय सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, हम जमशेदपुर से बोल रहे हैं सर। क्या बात है, जमशेदपुर झारखंड से। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर हमारे पास में BEL है जी, 400 शेयर एट द रेट ऑफ एवरेज 375। ठीक है। तो हम इसको लॉन्ग टर्म मतलब 1-1.5 साल के लिए रख सकते हैं। और एक सुजलॉन तो अभी 60 से आज नीचे आ गया है, उसका क्या करना है सर? ठीक है, सुजलॉन तो हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन BEL जरूर हमारे पास है। उस पर हम जरूर आपको राय दे सकते हैं। 375 375 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है राजेश जी। लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्होंने खरीदारी की है। मैं कहूंगा इस बाजार में बड़ी स्मार्ट बाइंग। फिलहाल इनके भाव से 10 रुपए ऊपर। बताइए BEL पे क्या नजरिया बनना है लॉन्ग टर्म नजरिए से राजेश जी? जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए BEL लास्ट 1-2 वीक से कंसोलिडेशन मोड में है, बट इसका अगर आप अप्रैल से चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है एंड अभी भी वीकली चार्ट जो है हायर टॉप हायर बॉटम में इंटैक्ट है। तो बायस अभी भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट बाय ऑन डिप का कैंडिडेट है 360 से 365 के रेंज में काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है। एंड ऑन द हाई साइड अभी फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है विथ 400 एज अ रेजिस्टेंस। जैसे ही 400 क्रॉस करता है उसके बाद वापस 435 एंड 450 लेवल जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो नियर टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। वापस 435 से 450 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए राजेश जी, हाय। और अब जसबीर सिंह भी हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सिंह साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। कैसे हैं? बढ़िया मैम। बताइए, टाटा टेक खरीदा हुआ है? मैम ये तो लॉन्ग टाइम हो गया है, जब ये ज्यादा टाइम हो गया है इसको। 1056 टॉप पे था ऊपर। हाँ, टॉप पे क्यों खरीदा जसबीर जी? हमेशा तो हम सलाह देते आए हैं कि थोड़ी सी कमजोरी हो तभी खरीदना चाहिए। एक्चुअली जब ये स्टार्टिंग में आया था तब का है, और जब ये अपने पीक पे था और टाटा का शेयर था, तो इस चीज में मेरे को लगा कि हाँ इसमें राउंड अप हो सकता है। काफी गहरे घाटे में है, अभी क्या करना है आप बताइए, क्या मन बनाया है आपने? मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख रखा मैम। नो इशू, 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। चलिए, लंबा नजरिया तो आपको शायद देना भी पड़े, बिकॉज आपकी बाइंग प्राइस तो बहुत ज़्यादा ऊंची है। राजेश जी, देखिए कई बार लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, अपने पीक पर जो है उनको लगता है कि स्टॉक चढ़ रहा है, खरीद लेते हैं, और फिर जब एक डाउन ट्रेंड आता है, करेक्शन शुरू होता है, तो गहरा घाटा हो जाता है। तो एक तो सलाह हमेशा से यही है कि गिरते बाजार में आप अच्छे वैल्यू काउंटर्स खरीदिए, ताकि लंबी अवधि का अगर स्पेशली नज़रिया हो तो आपको उसमें फ़ायदा हो। बहरहाल, अब बताइए, नज़रिया लंबा बना रखा है राजेश जी, लेकिन क्या रुकने की सलाह देंगे आप? 1056 बाइंग प्राइस है। जी देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। कोई मेजर ट्रैक्शन टाटा टेक में देखने को नहीं मिला है। कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में सेलिंग आ जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पे होल्ड रखने की सलाह होगी। इसका रीज़न ये है कि अप्रैल और मई में इन्हीं लेवल से स्टॉक में बाउंस आया था, जहाँ पे स्टॉक 800 के लेवल्स तक जा पहुंचा था। तो अभी फिलहाल सपोर्ट पे है, लगभग 640 650 के जोन में बाइंग जोन है। ऑन द बाउंस बैक वापस स्टॉक 770 780 के आसपास आता है, तो वहाँ पे प्रीवियस हाई है एंड 200 DM है। तो पॉसिबली यहाँ पे एक बार चाहे तो लाइट कर सकते हैं पोजीशंस को, या फिर चार्ट्स को रीचेक करना होगा कि ये इस मेजर हर्डल को क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 770 780 के आसपास चार्ट्स को रीचेक कीजिए।
चलिए, तो ये है राय टाटा टेक पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अर्जुन सिंह को, माफ कीजिएगा, अरुण सिंह को अपने साथ जोड़ते हैं। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। गुरुग्राम से। हमें बताइए हाँ क्या मदद की जाए आपकी? सर, एक्चुअली मेरे सवाल दो स्टॉक पे हैं। एक तो मेरे पास है तेजस नेटवर्क, जो कि मैंने 2700 शेयर ले रखे हैं 738 के रेट पे। 2700 और ठीक है। दूसरा है एवेंटल, मेरे पास 22,000 शेयर हैं। ठीक है, वो स्टॉक तो हमारे कवरेज में नहीं है। तेजस हम यहाँ पे ठीक करेंगे। शेयरों की संख्या इनकी 2700 है। आज हम देख रहे हैं कि 4.25% लगभग ऊपर ये स्टॉक का 738, हालांकि ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। फिलहाल नुकसान यहां पर होता हुआ। राजेश जी, क्या राय होगी? तेजस नेटवर्क पे 738 की बाइंग है। जी प्रशांत जी, आज के सत्र में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है एंड काउंटर जो है ओवरसोल्ड में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉसिबली 650 टू 670 के जोन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 50 EMA है। बट हमने देखा था कि मई से ही जब भी बाउंस आता है 50 EMA के आसपास सेलिंग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बाउंस के लिए होल्ड कीजिए, बट 650 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक बार पोजीशंस को एग्जिट कर दीजिए। ऑलराइट, प्रसन्नजीत साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार, हाय। हाँ नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए प्रसन्नजीत जी, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? मैम, मेरा IRFC का शेयर है 167 के भाव में 453। 167 के भाव पर आपने ले रखा है हाँ। IRFC। हाँ। ठीक है, अब क्या रणनीति आपने अपनानी है? कितना समय देना है? मेरा 1 साल का रणनीति है, 1 साल तक मैं रोक सकता हूँ। 1 साल का टाइम आप देना चाहते हैं ना? ओके, ठीक है। राजेश, 1 साल के टाइम होराइजन के हिसाब से 167 बाइंग प्राइस आपको सही लग रही है? देखिए, जून से ही स्टॉक जो है एक स्लगिश मोड में है, कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। बट 12 मई को एक स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था स्टॉक में एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी। अभी स्टॉक जो है उन्हीं लेवल्स को वापस रिटेस्ट कर रहा है। तो जो गैप रह गया था अराउंड 115 के आसपास, तो वो एज अ स्टॉप लॉस रखिए, फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। यहाँ से वापस बाउंस आता है तो 145 टू 150 का रेंज रहेगा। वहाँ पे स्टॉक जो है रिटेस्ट करता है, वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। यहाँ पे फिलहाल सपोर्ट पे तो होल्ड करने की सलाह होगी। को होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और राम सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राम सिंह जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी बताएं, कौन सा स्टॉक लिया है आपने? इटर्नल है जी एक मेरे पास, एक है BEL, 2 शेयर है जी मेरे पास। ठीक है, BEL पे तो खैर अभी हमने राय दी थी, लेकिन एक बार बाइंग प्राइस दोनों की बताएंगे। 236 रुपए तो इटर्नल की है जी, ठीक है, और 373 रुपए की उसकी BEL की जी। 373। चलिए, बाइंग प्राइस तो आपकी अच्छी है दोनों ही स्टॉक में। नहीं, ये जरा हम ठीक करेंगे इटर्नल में जी। इटर्नल आपने किस भाव पे लिया है? 336, 236, 236 रुपए। ठीक है। तो दोनों ही में फायदा होता हुआ कितना समय और देना चाहते हैं आप? लॉन्ग टर्म ही है जी। ठीक है राजेश जी, BEL पे तो आप कमोबेश इनकी वही लेवल वाली खरीदारी है जो हमारे पिछले दर्शक की थी। तो जोमेटो पे राय दीजिए। इटर्नल पे 236 रुपए का भाव है इनका, और इन्होंने जो खरीदारी की हुई है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों ही स्टॉक में। देखिए, डेफिनेटली इटर्नल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है, पॉजिटिव व्यू है। रिसेंटली हमने देखा है कि एक आउट परफॉर्मेंस के बाद अपना जो लास्ट दिसंबर का स्विंग हाई है उसको क्रॉस किया है। तो यहाँ से फर्दर पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 350 टू 360 के जोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक को। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 300 के आसपास ब्रेकआउट था, तो 300 के आसपास स्टॉक में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है 300 के सपोर्ट के साथ फॉर द टारगेट्स ऑफ 350 टू 360। ऑलराइट, गिरीश सुब्बरॉय का सवाल हम लेंगे। गिरीश नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये सवाल यूट्यूब पर है। ओके, इनका ऑयल इंडिया पे सवाल है और राजेश जी खरीद भाव इनकी 448 है। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, यूट्यूब पे इन्होंने सवाल पूछा है। बताइएगा नियर टर्म आउटलुक अगर आप देना चाहें तो।
देखिए ऑल इंडिया पे कहीं ना कहीं व्यू बेरिश है, क्योंकि सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड एक इम्पोर्टेंट स्तर था 420 का, उसके नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो यहाँ से वीकनेस एक्सपेक्टेड है। पॉसिबली स्टॉक जो है 370 टू 360 के जोन में डाउनसाइड स्लिप हो सकता है। तो सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आता है वापस 420 425 के आसपास, तो वहाँ पे एक बार लाइट कर दीजिए। स्टॉक एक अंडर परफॉर्मिंग है और बाउंस में सेलिंग देखने को मिल रही है, तो 425 420 के रेंज में वापस आता है, तो वहाँ पे एक बार लाइट कर दीजिए। ये है राय आपको मिलती हुई ऑयल इंडिया पे। बढ़ते हैं आगे, और मुकेश हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हमें भेजा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी इन्होंने की है। 1390 शेयर, माफ कीजिए, 1390 के भाव पे इन्होंने 19 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए हुए हैं। 1390 रुपए पे खरीद है, इनके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक का। दिग्गज स्टॉक का नजरिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया राजेश, लेकिन रिलायंस बताइए क्या करना चाहिए। आसपास की खरीद है अभी के भाव से। जी लगभग आसपास के ही बाइंग, करेक्टली कहा है। एंड इसमें कोई मेजर व्यू बन के नहीं आ रहा है। स्टॉक जो है कंसोलिडेशन मोड में है, बट जैसे आपने कहा कि एक दिग्गज काउंटर है, तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। अभी भी 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप देखें तो अप्रैल में एक शानदार रैली हुई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1100, तो अभी कहीं ना कहीं एक करेक्शन मोड में है। बट अगर कोई भी डिप आता है 1310 1320 के आसपास, तो वो एक करेक्शन है एंड उस डिप में जो है बाइंग करके चल सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये है राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपको मिलती हुई। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम आपसे जुड़ेंगे तो एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हाँ, अमित अग्रवाल, ग्रुप सीएफओ रेमंड इंडस्ट्रीज से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे खास बात करेंगे जीएसटी घटाने के ऐलान से आखिर कंपनियों को किस तरह का बूस्टर पूरे सेक्टर को मिलने वाला है। इस पर खास चर्चा बस थोड़ी देर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। और चलिए अब रुक करते हैं बेहद खास मेहमान की ओर, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जो ऐलान हुए हैं, इससे कितनी बड़ी राहत अब कंपनियों को मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसी की पड़ताल करते हैं। अमित अग्रवाल ग्रुप सीएफओ हैं रेमंड के, इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका इस पेशकश में। आपने समय दिया और इतना बड़ा रिफॉर्म का कदम, जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है उसी के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले रैशनलाइज करने की बात हो रही है जीएसटी स्लैब्स को, काफी अरसे से इसकी मांग भी थी, काफी कुछ स्पेक्यूलेट भी हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है ओवरऑल, अगर मैं अपैरल ऐसी कैटेगरी की बात करूं तो जीएसटी के लिहाज से आप कैसे प्लेस्ड हैं? और दूसरा 5% तक ये आंकड़ा आप आता हुआ देख रहे हैं 12% से, किस तरह से वेलकम मूव तो ये लग ही रहा है, लेकिन 5 से 12% के आसपास अगर आप इसको आता हुआ देख रहे हैं तो कितनी बड़ी राहत? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी चैनल पे बुलाने के लिए। और ये जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा की है दिवाली में डबल बोनस की, ये बहुत ही अच्छी। और जो कंजम्पशन सेक्टर है, अगर आप देखें पिछले 18 से 24 महीने से ये काफ़ी वीक चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा कि अगर हमारा जो 12% का रेटेड अपैरल था वो 5% पे हो जाएगा, तो जो खरीदार है, जो कंज्यूमर है, उसके हाथ में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक लिमिटेड एपेटाइट थी। खैर अभी थोड़े दिन से अपना इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो ईएमआई लोगों की घट गई, जिसके कारण लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है कंजम्पशन के लिए। और सबसे बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि कंजम्पशन के लिए एक आपको ड्राइव चाहिए, एक मेथोडोलॉजी चाहिए, जिससे कि आप शॉपिंग मॉल में जाएं या हाई स्ट्रीट पे जाएं, जिससे कि आप खरीद सकें। जो पहली बात तो जो 1000 रुपए के नीचे का कपड़ा था वो आज भी 5% पे था। 1000 रुपए के ऊपर के जो कपड़े हैं, जो शर्ट है, ट्राउजर है, वो 12% पे था। अगर उसको चेंज करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा उस सेगमेंट में, मिडिल सेगमेंट एंड प्रीमियम सेगमेंट में, जो कि कंजम्पशन बढ़ोतरी करेगा।
बिल्कुल बेहतर बात आपने कही, लेकिन एक चीज़ हमें बताइए कि ये जो 5% जीएसटी स्लैब में अगर पूरे कपड़ा सेक्टर को, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं जोड़ूं कि इसको ला दिया जाए, तो स्पेसिफिकली रेमंड की डिमांड और कीमतों, मुनाफे पर इसका क्या इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। दूसरा ये कि अगर टैक्स में कटौती मिड से प्रीमियम कैटेगरी के ग्राहकों पर की बाइंग पे, उनकी सोच पर किसी तरह का फर्क डालेगी, तो ये कंपनी फिर उसको आगे कैसे लेके जाएगी? जी बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि जो 1,000 रुपए से ऊपर के अपैरल हैं, उसके ऊपर 12% की ड्यूटी लगती है, जिस सेगमेंट में हम ऑपरेट करते हैं। बट वो जब ड्यूटी का जीएसटी रेट कम होता है, तो जैसे पहले जीएसटी रेट में चेंजेस आए थे, उसमें एक एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज है। एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज का ये मतलब होता है कि हम जीएसटी के बदलाव के कारण कोई प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो नेचुरली हमारी जो प्राइसेस है वो ऑटोमेटिकली उतनी से हम रिड्यूस कर देंगे, और वो रिड्यूस करने के बाद नेचुरली कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ता है तो हमको फायदा होता है। जीएसटी रेट के कट से डायरेक्ट हमको फायदा नहीं होगा, क्योंकि एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज है जिसके कारण हम पास ऑन करते हैं। हाउएवर जो फायदा होगा वो एडिशनल कंजम्पशन से होगा, और क्लियरली हमने देखा है कि कंजम्पशन में थोड़ा सा, जैसे प्रधानमंत्री जी, अरे अपना जो इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स का जो बिल आया है, उसमें क्लियरली जो 1 लाख करोड़ का बनांजा है वो कंजम्पशन को हेल्प कर रहा है। हमने फर्स्ट क्वार्टर में क्लियरली देखा कि हमारे रेमंड लाइफस्टाइल के रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हमारा जो ब्रांडेड टेक्सटाइल का बिजनेस था उसमें 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। ब्रांडेड अपैरल का जो बिजनेस था उसमें 22% की ग्रोथ देखने मिली है, और आगे भी हम ये देख रहे हैं कि अच्छी हमको डबल डिजिट ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिलती है ओवर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। इंडस्ट्री के लिहाज से पूछना चाहेंगे, अब यहाँ पे जितना भी ट्रांसफॉर्मेटिव ये जीएसटी का चेंज हो, लेकिन इसके मायने भारतीय टेक्सटाइल के लिए, अपैरल एक्सपोर्ट के लिए क्या समझ में आ रहे हैं, खासतौर से तब जब हम इसको हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो टेक्सटाइल का काफ़ी बड़ा गढ़ भी मानी जाती हैं, बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ, उनसे अगर मैं तुलना करना चाहूँ तो? जी बिल्कुल। आज क्या है कि इंडिया एक एबनॉर्मल प्रेशर पे बिहेव कर रहा है, रह रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स जो कि 50% पे आ गई है। आई थिंक जो बांग्लादेश है, जो वियतनाम है, ये लोग आज 20% टैरिफ स्ट्रक्चर पे हैं, और दूसरी साइड अगर हम देखें तो जहाँ तक चाइना का सवाल है वो भी आज 35% पे है। तो क्या होता है कि इंडिया की अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है एट दिस जंक्चर। सेकेंड थिंग, ये जीएसटी का एक प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना चाहिए। आज जो फैब्रिक हम एक्सपोर्ट करते हैं वो जीरो रेटेड है, जो एपरल हम अपने इंटीग्रेटेड फैसिलिटी में प्रोड्यूस करते हैं वो जीरो रेटेड है। किंतु अगर हम इंडिया में कोई जॉब वर्कर को ये देते हैं तो वो जीरो रेटेड नहीं है, उसके ऊपर हमको जीएसटी देना पड़ता है, उसको सामने वाले को जीएसटी पे करना पड़ता है, और उसके बाद एक वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज आता है, और उसमें कई जो इंसेंटिव है वो छूट जाते हैं। इसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी सप्लाई चेन को, अगर इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी है तो उसको जीरो रेटेड करना चाहिए, एंड आई थिंक गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दे रही है। अगर वो इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारा जो इंडिया में गारमेंटिंग सेक्टर में बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन होता है। अगर आप देखें तो हम लोगों ने अभी करीब करीब 10,000 लोग हमारे पास काम करते हैं इन बैंगलोर फैसिलिटीज इन गारमेंटिंग, और ओवरऑल जो टेक्सटाइल की वैल्यू चेन है अगर आप देखें तो उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। तो इसलिए ये जो सेक्टर है ये बहुत ही हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और अगर हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, मोर कॉम्पिटिटिव होंगे, तो ऑब्वियसली बायर, जो ओवरसीज बायर है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी हमसे परचेज करने की। बहुत बेहतर। अब अगर हम इंडिया यूके के एफटीए डील की बात करें तो उसके तहत 8 से 16% की कस्टम ड्यूटी हट जाएगी। कितना सिग्निफिकेंट है आपके लिए यूके मार्केट, और इससे डिमांड और बाकी चीजों पर कितना असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। यूके के साथ देखिए, एक तो क्या होता है कि ये एफटीए आने से एक बूस्ट आ जाता है, जो वहाँ का लोकल रिटेलर है, वहाँ का जो लोकल बायर है, उसको ये लगने लगता है कि एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और खुल के आ रही है, जिसके पास हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बढ़ता है। तो एक तो वो नेचुरल फिनोमिना है। दूसरी तरफ अगर हम रेमंड लाइफस्टाइल की स्पेसिफिक बात करें तो हमारे पास इंटीग्रेटेड वर्टिकल सप्लाई चेन है। मैं
राइट फ्रॉम यार्न से लेकर पूरा गारमेंट बनाता हूँ, तो जिससे कि जो सप्लाई चेन का टाइम है वो कर्टेल कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, हमारे पास बहुत आइडियाज आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कि हम उसको किस तरीके से क्रिएट करें। और थर्ड थिंग, इंडिया के साथ हमारा जो यूके के साथ जो हमारा बिजनेस है वो हम अगले 3 से 4 साल में देखते हैं इजीली हम डबल कर सकते हैं, बिकॉज मोर एंड मोर जो रिटेलर है वहाँ के वो इंडिया आके हमारी फैसिलिटी देखना शुरू कर दिए हैं। और थर्ड थिंग, अभी यूएस की मार्केट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, देयर इज अ वेरी क्लियर साइन कि इंडियन एक्सपोर्टर्स भी ज्यादा फोकस करेंगे यूके की मार्केट के लिए। फोर्थ थिंग, यूके भी एक ठंडा देश है और ठंड देश में जो है हमारा जो वूल का प्रचलन है, और वूल का बहुत बड़ा इंडस्ट्री हुआ करता था यूके में आज से 40 साल पहले, वो इंडस्ट्री को हम अच्छे से केटर कर सकते हैं, स्पेशली रेमंड लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद, आपने समय दिया और हमसे बातचीत की। झटपट राजेश के साथ जुड़ते हैं। और राजेश, संक्षिप्त में आप जानना चाहेंगे, स्टॉक पर तो खैर राय दीजिएगा ही, और उसके बाद आपकी कोई पिक्स है बताइएगा। जी देखिए, रेमंड एक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। हमने देखा था कि जून में एक रैली हुई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 600 टू 750। 3 सेशन में ये स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिला था। अभी उसी सपोर्ट जोन के आसपास है, तो 600 के सपोर्ट के साथ व्यू पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट करें कि वापस 650 टू 670 का एक स्ट्रॉन्ग बाउंस रेमंड में नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। चलिए, व्यू पॉजिटिव 650 670 तक के बाउंस लगे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए आज। इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाजत दें। योर स्टॉक की पेशकश को समाप्त करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कमोडिटी की खबरें।